हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस सेशन में मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैथ का प्रैक्टिस सेट और ये पहला प्रैक्टिस सेट, और ये सही बात है कि नहीं देखा तो पछताओगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन मैथ सब्जेक्ट से ही रुकता है। तो समय को ना गवाते हुए बढ़ते हैं आगे। ये हमने एक सेट के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और 20 प्रश्न का ये सेट है मैथ का। चूंकि 20 प्रश्न ही आते हैं तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या है पहला प्रश्न? देखते हैं। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या है? तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? देखिएगा, इसका हल क्या होगा। हल इसका होगा 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो हमने बताया था कि आप अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 9 अंक का प्रयोग करना है। तो 9 को लिखना है कै बार? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो 7 अंकों की छोटी संख्या, यानी जब छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो शुरू में 1 होगा और बाद में 0 0 लिखते जाएंगे। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। 7 अंकों की है तो 6 0 होंगे और 7वां अंक 1 होगा। तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 1, ठीक है। ये दो शर्तें हमने पूरी कर दी हैं। फिर ये कह रहा है कि योग उसका क्या चीज? योग। तो जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर कितना आएगा? ये 9, ठीक है। फिर ये 9, फिर ये 9 में 0 जुड़ेगा 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, और ये 9 में 1 जुड़ेगा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10, 9 1 10। तो देखते हैं ये आंसर कौन सा है। यानी कि शुरू में 100 और फिर 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9, ठीक है। शुरू में 100 और 6 बार 9। तो देखते हैं ये है शुरू में 100 और 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? बी आंसर सही होगा इसका। बी आंसर सही होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 51, 85 और 153 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है। इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखते हैं एचसीएफ इसका क्या होगा। तो इसका हल है महत्तम समापवर्तक। आप चाहें गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लीजिए, चाहे भाग विधि से ज्ञात कर लीजिए। भाग विधि बच्चों को टफ लगती है तो हम भाग विधि से ही ज्ञात करके दिखाते हैं, और भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने से कम समय लगता है। तो कोशिश आप ये करिए कि भाग विधि का ही प्रयोग करें। लेकिन जो बच्चे भाग विधि में असहज महसूस करते हैं वो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 51 और 85 की बात करते हैं। 51 और 85 का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, महत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? देखो 51 और 85 का, 85 अंदर होगा, ठीक है, और 51 ये बाहर होगा। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे। 51 एकम 51, ठीक है। इसको घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, और 8 में से 5 गया 3। क्लियर है इतना? भाग विधि में भाग ही देते हुए नहीं चलना है। अब यहाँ पे मेथड थोड़ा बदलेगा। अब ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और ये 51 यहाँ पे आ जाएगा। अब भाग देंगे, 34 एकम 34, ठीक है, 34, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा? 11 में से 4 गया 7 बचेगा, और यहाँ पे आएगा 4 में से 3 गया 1। अब फिर वही बात होगी कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 34, ये अब यहाँ अंदर आ जाएगा, ठीक है। 34 यहाँ पे अंदर आ जाएगा, 34, ठीक है। और जब इसको काटेंगे तो पूरा ये कट जाएगा। 17 दूनी 34, कितना आएगा? 17 दूनी 34,
17 दूनी 34। ये देखो, ये तब तक काटते जाते हैं इसी विधि से जब तक कि यहाँ पर शेषफल कुछ भी ना बचे। बढ़ते हैं आगे। जब शेषफल कुछ भी नहीं बचता है तो जो भी भाजक होता है वही इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक है 17, तो 17 जो है 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक है। किसका है? 51 और 85 का। बढ़ते हैं अब आगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि 51, 85 और 153 का महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो इन दो का तो हमने ज्ञात कर लिया, 51 और 85 का होता है। 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक होता है 51 और 85 का एचसीएफ होता है 17। कितना होता है? 17 होता है, 17 होता है, 17 है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अब जो 153 जो बचा हुआ है इसका महत्तम समापवर्तक, ठीक है, इसको भी शामिल करेंगे। तो क्या करना है? अब क्या करेंगे? जो ये महत्तम समापवर्तक निकला है वो, और किसका? 153 का। 153 का एचसीएफ क्या होगा वो हम ज्ञात करेंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो अब फिर वही भाग वाली विधि होगी। ठीक है, 153 जो बड़ा अंक है वो अंदर होगा और जो छोटा है वो बाहर होगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 17 नेमा, ठीक है, 153 कितना होता है? 17 नेमा 153। क्लियर है इतना? यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीधी सी बात है, 17 इसका भी किसका? 153 का मासा है, महत्तम समापवर्तक है। यानी कि अब इसका उत्तर क्या निकलेगा कि 51, 85 और 153 का जो मासा निकला है, जो एचसीएफ निकला है, वो निकला है बच्चों 17। तो देखते हैं 17 उत्तर कहीं पर है। तो ये रहा बच्चों ए उत्तर 17। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। समझ में आ गया होगा? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कह रहा है 56,95,08,007 को लिखा जाता है। तो लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे? 56 करोड़ की बात हो रही है, यानी 56 यानी 2 अंकों की बात हो रही है। ठीक है, 56 ऐसे ही लिखा जाता है ना, 56 को ऐसे लिखा जाता है। तो 2 अंकों की बात हो रही है, तो यानी कि 10 करोड़ तक की बात हो रही है। कहाँ तक बात हो रही है? 10 करोड़ तक की बात हो रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे हमने अपने नंबर सिस्टम वाले वीडियो में समझाया है। तो देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये बिंदु रखने से कभी गलती नहीं आई होगी। ठीक है, अब 10 करोड़ की बात यहां पर है, तो 10 करोड़ की जगह पे लिखेंगे 56। क्या लिखेंगे? 56। ठीक है, ये करोड़ वाली रेंज ये है। फिर 95 लाख, तो 95 लाख, तो ये रहा 95 लाख। क्लियर है इतना? 95 लाख 8,000। अब हजार की बात है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 8,000 है तो केवल एक अंक है ना 8, तो केवल 1000 पे आएगा, या 8,000। क्लियर इतना? 8,007। अब 8,007 बोला है केवल, तो इकाई अंक है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ भी भाषा में अगर शो नहीं हो रहा है तो फिर चुपचाप उस बिंदु के नीचे पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके भी नीचे 0 लिख देंगे, इसके भी नीचे 0 लिख देंगे। देखो ये हो गया 56,95,08,007 ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? ये बिंदु वाली टेक्निक आप अवश्य अपनाना। यहां से भी समझ सकते हैं और संख्या पद्धति वाला जो वीडियो है वो देखकर भी आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं कहां पर उत्तर है। 56,95,08,007, 56,95,08, 56,95,08,007। तो ये सी उत्तर सही है बच्चों, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अब ये सही पता करना है, इसमें से कौन सा एक सही है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ये दे रखा है 44वां प्रश्न। 2 किलोमीटर 700 मीटर बराबर 2700 मीटर, ये दे रखा है। 2 किलोमीटर 700 मीटर बराबर 700 मीटर बराबर ये होगा 2700 मीटर।
क्या बोल रहा है? 2700 मीटर। क्लियर है इतना? तो ये क्लियर देख चेक करना है कि क्या ये जो चीज है वो इसके बराबर है या नहीं। तो हम इधर से चेक करेंगे, इस एक पक्ष को ले लेंगे, बराबर के इधर वाला ले लेंगे, और जब इसको हम हल करेंगे तो जितना ये है अगर इतना आता है तो ये पहला आंसर सही है। चलिए चेक करते हैं क्या है। ये कह रहा है कि यहाँ पे किलोमीटर और मीटर है, और यहाँ पर ये मीटर ही बचता है, तो यानी कि यहाँ पे जो किलोमीटर है उसको हमें बदलना पड़ेगा किसमें? मीटर में। किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर इतना होता है 1000 मीटर। जब 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर कितने किलोमीटर की बात हो रही है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर बराबर होगा, 2 किलोमीटर बराबर इस 2 का 1000 में गुणा होगा। ठीक है, इस 2 का 1000 में गुणा होगा और बटे होगा ये वाला। ठीक है, ये। और जब इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, एक का भाग दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2000 मीटर। तो 2 किलोमीटर की जगह पे आप 2000 मीटर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2000 मीटर लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे ऐसे 2 किलोमीटर की जगह पे आप 2000 मीटर आप लिख सकते हैं, और ये जो 700 मीटर है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है? 2700 मीटर। कितना आता है? 2700 मीटर। यानी जब इस वाले पक्ष को, ठीक है, जो बराबर के इधर है, इस वाले पक्ष को जब हमने हल किया तो उत्तर आया 2700 मीटर। और सवाल में भी ये दे रखा है कि ये 2700 मीटर। तो ये सवाल ये कह रहा है कि क्या ये सही है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, इतना ही आया तो ये सही है बच्चों। पहला आंसर ये सही होगा। क्लियर है इतना? पहला आंसर ये सही होगा। अब आपको हम इसमें प्रैक्टिस सेट में ये भी दिखाते हैं। देखो ये सवाल तो लग चुका है, लेकिन ये 3 और हम हल करके दिखाते हैं, जिससे ये आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे गलत हैं। क्लियर है इतना? भाई हो सकता है कि ये ए ऑप्शन में ना हो, कि डी में होता, तब आप क्या करते। तो देखते हैं अब आगे, ये शेष को हम दिखाएंगे। बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, अब जो नीचे बी सी डी हैं इनको हम दिखाएंगे कि ये कैसे गलत है। बढ़ते हैं अब। क्या है? 7 हेक्टोमीटर कह रहा है। 7 हेक्टोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 7 हेक्टोमीटर और 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर कितना बता रहा है? 710 हेक्टोमीटर। 710 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर ये होगा, हेक्टोमीटर। तो ये कह रहा कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखते हैं, इधर और उस तरफ दोनों को देखते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि इधर केवल हेक्टोमीटर है और इधर हेक्टोमीटर और डेकामीटर दो चीज़ें लिखी हुई हैं। यानी कि डेकामीटर को भी किस में बदल लिया गया है? हेक्टोमीटर में। तो डेकामीटर को हम हेक्टोमीटर में बदलेंगे, यानी डेकामीटर और हेक्टोमीटर का क्या संबंध होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो इसका वीडियो मापन के अनुप्रयोग जो चैप्टर है उसका भाग 1, उसमें हमने ट्रिक बताई है। उस ट्रिक के अनुसार आप कोई सा भी कन्वर्जन हो वो आप घंटों का काम एकदम मिनटों में सीख जाएंगे। वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, क्या निकलेगा? क्या है इसमें? ये होता है किलो, किलो, हेक्टो, डेका। किलो, हेक्टो, डेका। अब इसमें होता क्या है? बराबर, बराबर, बराबर। क्लियर है इतना? ये क्या होता है? ये 1000 गुना, ये 100 गुना, ये 10 गुना। अगर हम इसके आगे मीटर लिखेंगे, मीटर लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम मीटर लिख देंगे। ये उसमें बताया हमने, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे तो यहाँ पर भी मीटर आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम मीटर लिखेंगे तो यहाँ पर भी मीटर आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना? हमें
डेकामीटर और हेक्टोमीटर में संबंध पता करना है। क्या करना है? डेकामीटर और हेक्टोमीटर में संबंध पता करना है। तो कैसे पता होगा बच्चों? तो यहाँ पर इस 100 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10 मीटर गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 ये मीटर, ऐसा लिख सकते हैं ना। 10 दाई 100, वही 100 मीटर लिखा था तो 10 गुणा 10 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर ये है 10 मीटर। कितना है बच्चों? 10 मीटर। और यहाँ पर भी है कितना? यहाँ पर भी है कितना? 10 मीटर। कितना है बच्चों? 10 मीटर। एक डेकामीटर बराबर कितना है? 10 मीटर। यानी कि 10 मीटर के स्थान पर हम एक डेकामीटर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? एक डेकामीटर लिख सकते हैं, क्योंकि एक डेकामीटर कितना होता है? 10 मीटर के बराबर होता है। तो इस 10 मीटर की जगह पे हम क्या अब लिख देंगे? एक डेकामीटर। क्या लिख देंगे? एक डेकामीटर। क्या लिख देंगे? एक डेकामीटर। एक डेकामीटर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डेकामीटर। क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमें इस सवाल को लगाने के लिए डेकामीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं ये पता करना है। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। पलटने से पहले हम एक काम कर लेते हैं। 10 एकम 10, 10 डेकामीटर। 10 डेकामीटर क्या होगा? 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए सवाल लगभग तक लग चुका है कि 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। सवाल में कितना डेकामीटर दे रखा है? 10 डेकामीटर दे रखा है। तो 10 डेकामीटर की जगह पर 10 डेकामीटर की जगह पर हम 1 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं। तो देखते हैं, अब ये लिखेंगे हम 7 हेक्टोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 7 हेक्टोमीटर। ठीक है, प्लस 10 डेकामीटर की जगह पे 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, 7 और 1 हो जाएगा 8 हेक्टोमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हेक्टोमीटर। कितना हो जाएगा? 8 हेक्टोमीटर। तो देखिए ये सवाल जो है, ये सवाल जब इस पार्ट को हमने हल किया तो निकला 8 हेक्टोमीटर। तो देखिए सवाल ये बराबर के उधर क्या कह रहा है और ये निकल कितना रहा है? ये 8 हेक्टोमीटर निकल रहा है, जबकि दे रखा है 710 हेक्टोमीटर। तो देखिए ये वाला उत्तर जो है वो गलत है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो सही हम पहले ही निकाल चुके। हमने ये सिखाया कि ये गलत है, तो कैसे गलत है ये हमने क्लियर किया है। इतना बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बारी इसकी आती है। अब बारी इसकी आती है कि ये सी कैसे गलत है, इसको भी हम क्लियर करके दिखाते हैं। ये सब प्रैक्टिस सेट में इसलिए क्लियर करके दिखा रहे हैं ताकि गणित का सवाल कभी रिपीट नहीं होता है, लेकिन पैटर्न आपको आना चाहिए। पैटर्न आपको आना चाहिए। हो सकता है कि कौन सा संबंध आ जाए। तो ये दे रहा है कि 5 मीटर 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर 5 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 5100 सेंटीमीटर, बराबर 5100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें क्लियर करना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसको देख के ये क्लियर होता है कि इधर मीटर और सेंटीमीटर है और बराबर के इधर केवल सेंटीमीटर है, यानी कि इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लिया गया है। यानी मीटर और सेंटीमीटर का संबंध हमको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर बराबर कितना निकलेगा? 500 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा? 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर निकल रहा है। तो इसको हल करते हैं। 5 मीटर की जगह पे हम 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस सवाल को हम लिख लेते हैं फिर से। 5 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। 5 मीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं, 5 मीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 500 सेंटीमीटर। तो इस 5 मीटर की जगह पे हम लिखेंगे 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर धन धन
ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितना बच्चों, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। 500 में 100 जोड़ेंगे तो ये निकलेगा 600 सेंटीमीटर, कितना निकलेगा बच्चों, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब इस पार्ट को हमने हल किया तो निकला 600 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्या 600 है, तो नहीं है, नहीं है, तो बच्चों ये भी गलत है। क्लियर है इतना, ये भी गलत है। अब दिखाते हैं आपको डी कैसे गलत है, डी कैसे गलत है। इस प्रैक्टिस सेट को या इसके जैसे और प्रैक्टिस सेट जो मैथ के आएंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय बहुत सेंसिटिव समय चल रहा है। इस समय जो जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की, समझ लो उसको दिक्कत आएगी। 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, डेसीमीटर 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर बराबर 45 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर, ठीक है। देखते हैं ये सही है कि नहीं। अब इधर मिलीमीटर है और इधर डेसीमीटर है, ठीक है, और मिलीमीटर भी, यानी डेसीमीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो डेसीमीटर, डेसीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है यह निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तो अब लिखते हैं डेसी सेंटी मिली। ये ट्रिक है, ये जब आपको पता होगी तो फिर आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है, ये होता है 1/10, ये होता है 1/100, ये होता है 1000वां भाग 1/1000, 1/1000, ठीक है, 1/1000। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम अगर मीटर लिखेंगे, ठीक है, मीटर लिखेंगे, यहाँ पे हम मीटर लिख लेंगे, यहाँ पर हम मीटर लिख लेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम मीटर लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 1 1। अब रिलेशन हमें निकालना है कि भाई डेसीमीटर में मिलीमीटर कितना होता है, इसमें रिलेशन निकालना है इन दोनों में। तो इसमें रिलेशन निकालने के लिए अब इधर हम क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, डेसीमीटर में हमें मिलीमीटर निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इस 1/1000 को हम लिख लेंगे, इस 1/1000 को लिख लेंगे हम, इस 1/1000 को हम लिख सकते हैं 1/10 गुणा 1/10 और गुणा गुणा 1/10, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1000 को 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000, ठीक है, ये मीटर हो गया। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। अब देखिए आप, ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, ये देखिए आप, बराबर होता है 1 डेसीमीटर। यानी 1/10 मीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं ये 1/10 गुणा 1/10, ये हो जाएगा 1/100, ठीक है, 10 ढाई 100 गुणा, ये यहाँ पे लिखेंगे हम ऊपर से 1 डेसीमीटर। क्या लिखेंगे, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, और ये 1 मिलीमीटर, ऐसा ही लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1 का 1 में गुणा होगा, ठीक है। 1 मिलीमीटर बराबर 1/100 डेसीमीटर होता है, 1/100 डेसीमीटर। इस 1 को मिटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/100 डेसीमीटर होता है। कितना होता है, 1 मिलीमीटर बराबर 1/100 डेसीमीटर होता है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, डेसीमीटर में मिलीमीटर निकालना है, क्योंकि उधर सब मिलीमीटर में दे रखा है। तो इसको हम पलट के लिखेंगे, इसको हम पलट के लिखेंगे। पलट के जब लिखेंगे तो क्या होगा, 1/100, 1/100 डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है। बच्चों ये पूरा देखना जरूर, नहीं देखोगे तो बहुत कुछ
नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक को रोके रखना है, चूंकि 1 डेसीमीटर में मिलीमीटर कितना होता है वो हमें ज्ञात करना है। ये 100 का इधर है भाग, तो इधर हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो 100 गुणा 1, 100 गुणा 1 करोगे, ये 1 ये वाला है, ये 100 ये वाला है। ठीक है, 1 का गुणा करोगे तो 100 एकम 100 निकलेगा, यानी 1 डेसीमीटर बराबर आएगा 100 मिलीमीटर। क्या आएगा, 100 मिलीमीटर। अब देखते हैं, 1 डेसीमीटर बराबर निकला 100 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर निकला 100 मिलीमीटर, तो 4 डेसीमीटर बराबर कितना होगा। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर 4 डेसीमीटर बराबर होगा 400 मिलीमीटर। कितना होगा बच्चों, 400 मिलीमीटर। ठीक है, 400 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर। ठीक है, फिर 5 मिलीमीटर। ठीक है, प्लस प्लस 5 मिलीमीटर, तो ये निकलेगा 400 धन 5 बराबर 405 मिलीमीटर, 405 मिलीमीटर। तो जब इसको हमने हल किया तो 405 मिलीमीटर आया, लेकिन ये लिख रहा है कि भाई 45 मिलीमीटर है। तो सीधी सी बात है बच्चों कि 4 डेसीमीटर 5 मिलीमीटर बराबर होता है 405 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर नहीं होता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये भी गलत है। क्लियर हो गया होगा। ये एक सवाल में हमने 4 सवाल लगाए हैं, इस बात को आप समझना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे चली और आगरा रात 8:35 बजे पहुंची। आप बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया। तो सीधी सी बात है, इसको हल कैसे करेंगे कि बच्चों सुबह 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 चली थी बस, कितने बजे, सुबह चली 5:35 पर, और पहुंची कै बजे आगरा, रात 8:35 पर। तो सीधी सी बात है, अब चूंकि ये आसान बात है इस सवाल में कि 35 इधर है 35 इधर भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब 5 से 8 तक पहुंचना है, तो सुबह का 5, 6, 7, 8, ये सुबह का ही है, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। अब देखिए, आपको 35 सबके आगे तुम आप लिख सकते हो चाहो, और चाहो तो ना लिखो, बात वही है। ठीक है, तो अब यहाँ से काउंट करेंगे अपने लोग। 5:35 से 6:35 पर आए तो 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 7 घंटा। ठीक है, 7 घंटा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आए 8 घंटा। ठीक है, फिर 9 घंटा, फिर 10 घंटा, 11, 12, 13, 14, 15 घंटा। कितना लग गया, 15 घंटा। तो बच्चों देखते हैं 15 घंटा कहीं पर उत्तर है। अगर 15 घंटा उत्तर है तो ये देखिए, ये डी उत्तर है, 15 घंटे, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 अंश हो, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 अंश होती है, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ये कोण होता है, ये 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और इस बराबर कोण का मान होता है 60 अंश। तो ये कोण कहलाएगा समबाहु, ये त्रिभुज कहलाएगा समबाहु त्रिभुज, इसका नाम होगा समबाहु त्रिभुज। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगला सवाल क्या है, एक आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, उसका प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और कोण होता है कितना, 90 अंश होता है। कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। आयत का देखिए, ये वाला कोण कितना है, 90 अंश। ठीक है, और ये वाला भी कोण कितना है, 90 अंश। ठीक है, ये वाला भी कोण 90 अंश और ये वाला भी कोण 90 अंश होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश के बराबर होता है। तो ये सी उत्तर सही होगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पिक्टोग्राम एक स्कूल के अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंगों को दर्शाता है। ठीक है, नीला
नीला, ये एक पिक्चर 10 अध्यापक को दर्शाती है, ठीक है। तो नीला में ये इतने हैं, हरा में इतने चेहरे हैं, लाल में इतने, सफेद में इतने हैं। तो पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो लाल पे आप आइए, लाल पे कितने चेहरे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चेहरे हैं और एक चेहरा बराबर होता है 10 अध्यापक। तो 6 चेहरा बराबर होगा, ठीक है, एक चेहरा बराबर है 10 अध्यापक, बराबर 10 अध्यापक, बराबर 10 अध्यापक। तो 6 चेहरा बराबर होगा, 6 चेहरा बराबर, ठीक है, 6 चेहरे बराबर होगा 6 गुणा 10 बटा 1, ठीक है। ये निकलेगा 60 अध्यापक। कितना आंसर निकलेगा बच्चों, 60 अध्यापक। तो देखते हैं 60 अध्यापक ये है। क्लियर है इतना बच्चों, ये आंसर है डी आंसर, 60 अध्यापक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर यात्रा पूरी करती है, यह 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो सीधी सी बात है, ये कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा कि 5 लीटर में चलती है बराबर, ठीक है, 5 लीटर में चलती है बराबर, ठीक है। मोटरसाइकिल कितनी चलती है, 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर कितना पूछा है, 1.5 लीटर में, कितने में, 1.5 लीटर में कितना चलेगी। तो 1.5 लीटर में चलेगी बराबर, 1.5 लीटर में चलेगी बराबर, इस 220 का 1.5 में करेंगे गुणा, ठीक है, और बटे हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। इसको काटेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इस 5 एकम 5, ठीक है, 5 चौकू 20 और 5 चौकू 20, ठीक है, 44 गुणा 1.5, इसका आप गुणा कर लेना अपने रफ कार्य पर ऐसे करके, ठीक है। गुणा जब आप करेंगे तो 15 चौकू 60 का 0 हासिल लागी 6, 15 चौकू 60 और 6 66, ठीक है। ये 0.1 अंक पहले लगा तो यहाँ पे दशमलव आप लगा देंगे और उत्तर आएगा 66। उत्तर आएगा इसका क्या, 66। ये कितनी दूर चलेगी, 66 किलोमीटर चलेगी 1.5 किलोमीटर में। तो बच्चों देखते हैं इसका 66 किलोमीटर कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा ए उत्तर, 66 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दुकानदार 5 दर्जन आम, एक दुकानदार 5 दर्जन आम, 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है, ठीक है। 5 दर्जन आम कितने के हैं, 90 रुपए के। 5 दर्जन आम बराबर 90 रुपए, बराबर 90 रुपए, ठीक है। तो 150 आम की कीमत क्या होगी, 150 आम हमको पता करने हैं कि ये कितने रुपयों के होंगे। क्लियर है इतना। तो अब ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे दर्जन और रुपयों का संबंध दिया है, नीचे आम की संख्या और रुपए पूछे गए हैं, तो हमें आम की संख्या और रुपए का संबंध पता करना है। तो हम जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 होती है संख्या, तो 5 दर्जन में कितनी होगी, 5 गुणा 12, और 5 गुणा 12 का मतलब हो गया 12 पंचे 60। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 आम बराबर हैं कितने के, 90 रुपए के। 60 आम बराबर हैं 90 रुपए के। तो 150 आम कितने होंगे, इस 150 का इस 90 में गुणा हो जाएगा, इस 150 का 90 में गुणा हो जाएगा, बटा होगा 60। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, कैसे ये हल होगा ये देखते हैं। इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 3 तुरका 9, ठीक है, और 3 दूनी 6, और इस 2 का भाग 2 एकम 2 जब 150 में देंगे तो यहाँ पे 75 आएगा। इस 75 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो आएगा 225। उत्तर कितना आएगा, 225 रुपए, ठीक है। तो देखते हैं 225 रुपए कहीं पर उत्तर दिया है, तो बच्चों ये भी उत्तर दिया है 225 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ऐसे ही स्पीडली तेजी से आपको गणित के क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है, सही कैलकुलेशन के साथ। किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमित 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल हमें पता करने के लिए,
ठीक है, हमको लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो लंबाई खेत की पहले ऐसे चित्र के रूप में आपको बता देते हैं कि ये आयताकार खेत है। ठीक है, खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो माना कि ये इसकी चौड़ाई है, तो ये 100 मीटर है। ठीक है, और लंबाई इसकी हो जाएगी 3 गुनी है, तो 3x मीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई इसकी हो जाएगी, लंबाई बराबर है 3x मीटर, और चौड़ाई, और ये चौड़ाई बराबर है x मीटर। ठीक है, अब क्या है, परिमित कितनी है, परिमित होती है यहाँ से लेके आप नापोगे ऐसे 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 ऐसे, ये जितनी नाप है इसके चारों ओर की माप। ठीक है, तो परिमाप इसका कितना दे रखा है बच्चों, परिमाप दे रखा है इसका 32 मीटर। 32 मीटर क्या दे रखा है, 32 मीटर। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें पता होना चाहिए। तो जब तक x का मान हमें पता नहीं होगा, तब तक लंबाई और चौड़ाई हमको पता नहीं होगी। परिमाप के द्वारा हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो कैसे होगा, परिमाप दे रखा है, तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप, ठीक है, बराबर बराबर लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी कि आयत का परिमाप का सूत्र होगा 2 बार लंबाई धन 2 बार चौड़ाई। क्लियर है इतना, 2 कामन ले लेंगे अपने लोग। ठीक है, ये हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर है, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर है बच्चों इतना, लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे अब बढ़ते हैं, क्या है, परिमाप दे रखा है 32 मीटर। ठीक है, 2 इंटू लंबाई कितनी हमने मानी थी, 3x धन चौड़ाई हमने कितनी मानी थी, चौड़ाई थी x मीटर, ये यहाँ से देख लीजिए x। ठीक है, तो ये निकलेगा 3x और 1x 4x हो जाएगा, 4x में 2 का गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। 8x बराबर 32 मीटर है, तो x बराबर कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 8x बराबर 32 मीटर, 8x बराबर 32 मीटर, इसी को पलट के लिख लेंगे, इसको हमने पलट के लिख लिया, तो x बराबर होगा 32/8 मीटर, और इसको आप काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये निकलेगा 4 मीटर। कितना निकलेगा, 4 मीटर। x बराबर आ गया 4 मीटर, तो चौड़ाई निकल आई इसकी 4 मीटर। कितनी निकल आई, 4 मीटर। ठीक है, और लंबाई इसकी 3 गुना होती है, तो 3 गुणे 4, ठीक है, तो हो गया ये 12 मीटर, लंबाई इसकी हो गई 12 मीटर। तो सीधी सी बात है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल यहाँ से हम निकालेंगे। लंबाई इसकी है कितनी, 12 मीटर, तो लंबाई की जगह पे हम लिखेंगे 12, और चौड़ाई की जगह पे हम लिख देंगे 4। ठीक है, और 12 चौकू 48 होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल इसका निकलेगा 48 वर्ग मीटर। कितना उत्तर आएगा बच्चों, 48 वर्ग मीटर, ये इतना उत्तर आएगा। तो देखते हैं 48 वर्ग मीटर कहीं उत्तर है, तो ये रहा सी उत्तर। क्लियर है इतना बच्चों, क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 रुपये है, यदि लाभ 10% का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, 52वां सवाल है। ठीक है, ये हल कैसे होगा ये देखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी बिक्री वाला मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बराबर है 1210 रुपये, 1210 रुपये। ठीक है, इसमें लाभ कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है, लाभ हो रहा है इसमें 10% का। ठीक है, तो यदि लाभ 10% का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी खरीद कितने की है, कितने का, खरीद मूल्य कितने का होगा, ये ज्ञात करना है। यानी जो बिक्री वाला मूल्य है, इस रुपए में वो 10% लाभ भी शामिल है। ठीक है, तो क्या होगा ये निकालते हैं, ये निकालते हैं विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हो कितना गया है, इस सवाल से आप देखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, खरीद वाला मूल्य,
ठीक है, प्लस लाभ, यही तो हुआ लाभ। क्रय मूल्य होता है वो 100%, अब प्रतिशत में बता रहे हैं आपको, और लाभ कितना किया उसने 10%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110%। क्लियर है इतना? यानी 110% बराबर है 1210 रुपये। कितना है 1210 रुपये। 110% बराबर है 1210 रुपये। ठीक है, तो अब निकालना क्या 100%, तो 100%, 100% ही तो क्रय मूल्य है, बराबर इस 100 का इसमें गुणा करेंगे हम 1210/110। ठीक है, इससे इसको हम काट लेंगे। ठीक है, 11 ग्यारहम 121, 11 का इस 100 में गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा 1100 रुपये। तो देखते हैं 1100 रुपये कहीं पर उत्तर है, 1100 रुपये ये उत्तर रहा बच्चों, बी उत्तर रहा। बढ़ते हैं आगे, 53वां सवाल, निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है? तो 8 से सीधे से दिख रहा है 8 अट्ठे 64, ये बी, बी उत्तर सही होगा। ठीक है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब ये वाला सवाल लगाएंगे, ये सवाल, ये सवाल, ये वाला सवाल लगाएंगे हम। 0.3, ये वाला यहाँ पे लगाएंगे, 0.3, ठीक है, बटे 0.03 धन 0.03 बटे 0.3। इसको हल करेंगे, ये देखिए है, इसको हल करेंगे। इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए हम हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 0.3, 0.3 बटे 0.03 प्लस 0.03 बटे बटे 0.3। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए, इस सवाल को मिटा देते हैं। हर बराबर करने तभी ये जोड़ पाओगे। तो सीधी सी बात, इसको भी 3 बना लो, इसको भी 3 बना लो। तो सबसे पहले इसको 3 बनाते हैं। इसको 3 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 100 का करना पड़ेगा। कितने का करना पड़ेगा 100 का। 100 का नीचे किया तो 100 का ऊपर भी करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? ये बन जाएगा 3। ठीक है, ऊपर क्यों किया, क्योंकि ये भिन्न प्रभावित ना हो। इसको 3 बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे 10 का किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 100 का गुणा जब 0.3 में करोगे तो निकलेगा 30/3 धन, इसका इसमें करोगे तो निकलेगा 0.3/3। ये क्या होगा, 3 कामन लोगे, 3 से 3 कट 30 धन 3 से 3 कट 0.3, ये बनेगा, आएगा 30.3/3। इसको आप और काट सकते हो, काटोगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, ये 0, 3 0 0, 3 एकम 3, ये उत्तर आएगा 10.1। तो देखते हैं कहीं पर उत्तर है 10.1, तो ये रहा बच्चों सी उत्तर 10.1। बढ़ते हैं आगे, 0.342 को भिन्न रूप के निम्नतम पदों में लिखिए। तो पहले अब देखिए, दो चीजें हैं इसमें, ये ध्यान रखना, भिन्न रूप और फिर निम्नतम आपको करना है। भिन्न रूप भी करना है, निम्नतम रूप करना है। तो देखते हैं 0.342 को भिन्न रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, ऐसे करते हैं कि एक, कोई फर्क नहीं, एक का भाग किसी में दोगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये दशमलव हटाना है, तो यानी सीधी सी बात, इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का करना पड़ेगा 1000 का। अब जब ऊपर आपने गुणा किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने ये अपनी मनमर्जी से किया है, तो आपकी मनमर्जी ना चले, भिन्न पर भिन्न प्रभावित ना हो, तो जितना अंश में गुणा किया है उतना ही हर में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 का गुणा हमने नीचे भी कर दिया है। जब ऊपर ये गुणा हो जाएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा 342 और नीचे हो जाएगा 1000। अब इसको काट सकते हैं, अब भिन्न में बदल लिया हमने,
पहला काम कर लिया, भिन्न रूप में हमने बदल लिया। अब निम्नतम रूप क्या होगा, काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, एक यहाँ आएगा तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 0 0, 171 बटे 500 इसका उत्तर आएगा, 171 बटे 500। तो देखते हैं 171 बटे 500 कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा 171 बटे 500, ये बी उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप होगा, तो क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, ठीक है, तो भुजा का वर्ग होता है। तो ये हम लिख सकते हैं भुजा का वर्ग बराबर, जब ये और ये एक ही बात है तो ये और ये बराबर होगा, ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं भुजा का वर्ग बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको किस रूप में लिखेंगे, 64 को 8 का वर्ग लिख सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर ना भी लिखो, ठीक है। अब ये है भुजा का वर्ग, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो भुजा निकलेगी 8 सेंटीमीटर। कितनी निकलेगी बच्चों, भुजा निकलेगी 8 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप पूछा है, क्या पूछा है, परिमाप पूछा है उस वर्ग का, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप का सूत्र होता है 4a अंग्रेजी में, ठीक है, ए होती है भुजा, तो 4 गुणा भुजा कितनी है 8, तो 4 अट्ठे 32, 32 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। बच्चों देखो 32 सेंटीमीटर कहीं पर है, तो सीधी सी बात ये बी उत्तर है, 32 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखना है, 1/8, 5/8 और 3/8। 1/8, 5/8 और 3/8, ये 3 भिन्ने हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम, असेंडिंग आर्डर, ठीक है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है इन्हें। तो कैसे होगा, देखो नीचे ये जो है हर बराबर है, जब नीचे हर बराबर है तो ऊपर अंश देख के, जब हर बराबर है तो एक काम तो इसमें पहले से ही किया हुआ है, तो अंश देख करके हम क्लियर कर देंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो अगर हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो होगी सबसे बड़ी, ठीक है, और जिस भिन्न का अंश छोटा है वो होगी सबसे छोटी। तो अंश है इसका छोटा, तो पहले नंबर पे आएगी ये, दूसरे नंबर पे आएगी ये, और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी होगी ये, ठीक है। तो इसी क्रम में लिख देंगे 1/8, फिर उससे बड़ा है 3/8, फिर उससे बड़ा है 5/8। देखिए इस क्रम में उत्तर दिया है 1/8, 3/8 और 5/8। तो बच्चों देखो ये उत्तर है 1/8, 3/8 और 5/8। बढ़ते हैं आगे, उम्मीद है कि बेहद आनंद आ रहा होगा, ठीक है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, ठीक है। तो गति या चाल, ये बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। तो वो व्यक्ति दूरी कितनी चलता है, पुल कितना लंबा है 600 मीटर, तो 600 मीटर लिखेंगे, 600 मीटर हम लिखेंगे। क्लियर है। बटे समय कितना है, समय उसका 5 मिनट, ये 5 मिनट में पार करता है, कितने में पार करता है
5 मिनट में। लेकिन अब चाल पता किस यूनिट में करनी है, इसमें पता करनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में पता करनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इस मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 600 मीटर में किलोमीटर होगा 600 गुणा 1/1000। कितना होगा, 600 गुणा 1/1000। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये पढ़ा होगा। इसको हमने पलट के लिख दिया। अब 1 मीटर बराबर कितना निकलेगा बच्चों, ये 1 का गुणा 1 में करोगे बटे 1000। ठीक है, 1/1000 किलोमीटर, तो वही हमने वहां पे लिखा है। ठीक है, 1 मीटर यानी मीटर की जगह पे 1/1000 लिख दिया, ये 600 लिख दिया, बटे 5 मिनट में कितने घंटा होगा ये निकालना है। ठीक है, तो 5 मिनट में घंटा कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट में होता है 1 घंटा। ठीक है, तो 5 मिनट में बच्चों होगा, 5 मिनट में होगा 5 गुणा 1/60 घंटा। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/12 घंटा। क्लियर है इतना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/12 घंटा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं क्या होगा। ये जब बदलेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये जब हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं, अब हल करते हैं इसको। ये 0 से ये 0 कट, इस 0 से ये 0 कट। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इसको लिखे 6 एकम 6/10/1/12। क्लियर इतना, अब इसमें घबराएंगे नहीं, क्या करेंगे, इस 6/10 को लिखेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे, इस 6/10 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ये गुणा का निशान लगाएंगे। भाई 6/10 में ये भाग है ना किसका, 1/12 का, ऐसे समझो। जब गुणा होगा तो ये भिन्न पलट जाएगी, 12/1 हो जाएगा। ये 1/12 किस में हो जाएगी, 12/1 में। क्लियर होगा इतना, आगे बढ़ते हैं, इसको काटेंगे, 2×3=6, 2×5=10, ये होगा 12×3=36, 36/5, 36/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 36 में 5 का हम भाग देंगे, 36 में हम 5 का भाग देंगे तो आएगा बच्चों 5×7=35, ये 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर आएगा 7 सही 1/5। क्या आएगा, थोड़ा और काटेंगे। ठीक है, दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 5×2=10, क्योंकि दशमलव में उत्तर है तो आएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। इसकी, उस व्यक्ति की 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखते हैं बच्चों उत्तर कहाँ है, 7.2, तो ये रहा बी उत्तर, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, देखो यहीं पे हल कर लेंगे। देखो गणित का पेपर हल करते समय ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि रफ कार आप पेंसिल से करना, ताकि आपके लिए जगह अगर ना बची रहे तो देखो जैसे हम इरेज कर रहे हैं आप भी इरेज कर सको। ठीक है, इसको हल करेंगे, 4×2/5 ऋण 2×1/5 का सरलतम रूप क्या होगा, तो 4×2/5 ऋण 2×1/5, इसको हल करेंगे, 5×4=20 और 2=22, 22/5 ऋण 5×2=10, 11, 11/5। ठीक है, ये इस तरह से लिख लेंगे, 5 का उतारा कॉमन है। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 22 बचेगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, 11 बचेगा, ये होगा 11/5। और जब 11 में 5 का भाग देंगे बच्चों तो आएगा 5×2=10। ठीक है, और 11 में से 10 गया तो बचा 1। ठीक है, 2 सही 1/5 उत्तर आएगा इसका, 2 सही 1/5। तो देखते हैं कहीं पर उत्तर है 2 सही 1/5, तो ये रहा ए उत्तर, 2 सही 1/5। अब बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम सवाल क्या है, एक विक्रेता ₹6 के 4 की दर से संतरे खरीदता है। ठीक है, 4 संतरे खरीदता है, पहली बात हम लिख ले रहे हैं, 4 संतरे खरीदता है बराबर
खरीदता है बराबर कितने रुपए में? 6 रुपए में, 6 रुपए में, 6 रुपए में। और 5 की दर से बेचता है, ठीक है, 8 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो 5 संतरे बेचता है बराबर, यहां पे लिखेंगे 5 संतरे बेचता है बराबर कितने में बेचता है? 5 संतरे बेचता है बराबर 8 रुपए के। 8 रुपए के निकालना क्या है? तो 50 संतरे बेचने पर उसका लाभ या हानि बताइए। 50 संतरे जब वो बेचेगा, 50 संतरे बेचने पर लाभ होगा कि हान होगा, ये आप बताएं। कितना होगा ये भी आपको बताना है, ये निकालना है। तो कैसे? अब 4 संतरे खरीदता है 6 रुपए के, तो एक संतरा कितने का खरीदा है? एक निकालो, क्योंकि ये संख्या गड़बड़ है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, वहाँ पे 6, यहाँ पे 8, तो दिमाग चकराता है। तो एक संतरा खरीदता है बराबर, एक यहीं से निकालेंगे, 1 × 6/4, 1 × 6/4, ये होगा कितना? 6/4, 2×3 = 6, 2×2 = 4, ठीक है। इसको काटोगे तो ये आएगा 1.5 रुपए। कितना आएगा? 1.5 रुपए, पूरा काट ही लेंगे आप, ठीक है। अब क्या है, 5 संतरे बेचता है 8 रुपए के, तो अब यहाँ पे एक संतरा निकालो, एक संतरा कितने का बेचेगा? एक संतरा बेचेगा, एक संतरा बेचता है बराबर, बेचता है बराबर 8×1/5, ठीक है। इसको आप काटोगे 8/5 आएगा, 5×1 = 5, ठीक है, और 5×6 = 30, यानी हो गया 1.6 रुपए। एक संतरा उसने खरीदा था 1 रुपया 50 पैसे का और बेचा उसने 1 रुपया 60 पैसे का, तो सीधी सी बात, उसने 10 पैसे अधिक मुनाफा करके बेचा है, तो उसे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? उसे लाभ हुआ, ठीक। एक संतरा बेचने पर उसे लाभ होता है कितने का? 10 पैसे का, ठीक है, 10 पैसे का। एक संतरा बेचने पर उसे लाभ कितना होगा? 10 पैसे का। यहाँ पे लिख देते हैं, एक संतरे पर लाभ बराबर कितना? 10 पैसे का। तो अब 50 संतरे बेचेगा, तो 50 संतरे पर लाभ होगा, ठीक है, बराबर 50 × 10, ठीक है, बराबर 500 पैसे। और 500 पैसे को जब आप रुपए में बदलेंगे, क्योंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, तो 500 पैसे बराबर 5 रुपया होता है, तो उसे 5 रुपए का लाभ होगा। तो उत्तर होगा बच्चों ये सही। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको बेहद पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से तैयार होता है, इसका प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। आपके दोस्त और साथी और कोई भी हों, उन तक आप वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।